अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नॉवल जैसा कि आपको पता है इंतहाई इश्क द इटालियन डेविल हमने स्टार्ट किया हुआ था और इसकी राइटर है सालिया इकबाल। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। मैं इनके लिए क्यों तैयार हूँ जो मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हैं। इनसे मैं नफ़रत करती हूँ। हया उस समय बिनिश को देखते हुए कहती है क्योंकि वो आपके हस्बैंड हैं इसलिए आपको इनके लिए रेडी होना चाहिए। नहीं, हया बिनिश को मना कर रही थी लेकिन बिनिश इसे अपने साथ ड्रेसिंग रूम में खींचते हुए लेकर जाती है और एक खूबसूरत सी फ्रॉक निकाल कर देती है और सीधा हया को बाथरूम में धक्का मार देती है। हया फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर आती है तो बिनिश इसे खूबसूरत सा तैयार कर देती है। जहांगीर अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा था कि गार्ड्स में से एक आदमी दौड़ते हुए जहांगीर के पास आता है और इसके दरवाजे पर दस्तक देता है। आ जाओ। जहांगीर की नज़र लैपटॉप पर ही थी। दरवाज़ा खुलते ही जहांगीर नज़र उठाकर इस आदमी को देखता है जो नज़रें झुकाकर इसे बाहर कोई आया है बता रहा था। कौन? जहांगीर इसकी तरफ देखते हुए पूछता है पर जवाबन गार्ड कुछ नहीं बोलता, बस सर हिला देता है। ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जहांगीर के कहने पर गार्ड जल्दी से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। जहांगीर भी लैपटॉप की स्क्रीन बंद किए एक हाथ में अपना फ़ोन पकड़े हुए इसमें से नज़रें गाड़े हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जो सामने खड़े हुए शख्स को देखकर वो कुछ पलों के लिए साकत हो जाता है। जहांगीर के सामने सोफे पर बैठे हुए अब्दुल्ला और इसके वालिद अब्दुल खालिद थे। जहांगीर अपना फ़ोन जेब में डाले इनकी तरफ बढ़ता है और इसे आता देखकर अब्दुल्ला खुश हो रहा था। जहांगीर की नज़र जैसे ही अब्दुल्ला पर पड़ी इसने गुस्से भरी नज़रों से अब्दुल्ला को देखा जो इसे देखकर खुश हो रहा था। जहांगीर कुछ बोल पाता है इससे पहले अब्दुल खालिद खड़े हो गए थे। अपनी बीवी को बुलाओ। अब्दुल खालिद दो टोक लहजे में गुस्से में देखते हुए कहता है। खैरियत? जहांगीर भी वैसे ही लहजे में उनसे पूछता है। अपनी बीवी को बुलाओ यहाँ। अब्दुल खालिद अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है। इनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हया की आवाज़ आ जाती है। कौन बुला रहा है मुझे? हया सीढ़ियों से उतरते हुए पूछती है। हया ने महरून कलर की खूबसूरती सिल्क की फ़्रॉक पहनी हुई थी। बिनिश ने हया को बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था पर नॉर्मल तरह ही। हया चलती हुई जहांगीर के बराबर में जा खड़ी होती है और इसकी तरफ देखते हुए पूछती है किसने बुलाया था मुझे? हया की बात पर अब्दुल्ला खड़ा होता है और अपने डैड के साथ जाकर फिर खड़ा हो जाता है। हया अब्दुल्ला को देखकर गंदा सा मुंह बनाती है और फिर जहांगीर को देखती है जो इसे ही देख रहा होता है। हया पैरों के बल थोड़ा ऊपर होकर जहांगीर से हल्की सी आवाज़ में पूछती है ये कौन है? जहांगीर भी उसी आवाज़ में उसका जवाब देता है शायद तुम्हारी बर्बादी। हया जहांगीर की बात पर चौंक कर इसकी तरफ देखती है। ओ तो ये है वो। हया जहांगीर को घूर रही होती है कि इतने में अब्दुल खालिद की आवाज़ इन दोनों की तवज्जो अपनी तरफ मतवज्जो करती है। अब्दुल खालिद चलता हुआ हया के पास आता है और इसे सर से लेकर पैर तक घूर कर देखता है। जहांगीर इनकी हरकत पर अपनी मुट्ठियाँ खींच लेता है पर अफसोस वो इन्हें कुछ कह नहीं सकता था। हया इनकी हरकत पर घूर कर इनकी तरफ देखती है। तुमने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? अब्दुल खालिद तल लहजे में पूछता है। ये आपके बेटे हैं? हया भी जवाबन उनसे सवाल करती है। अंकल एक बात कहूँ, आपके बेटे बिल्कुल भी नहीं लगते तो इतने हैंडसम हैं। और ये? हया अब्दुल्ला की तरफ देखकर गंदी सी शक्ल बनाकर कहती है। हया खामोश। जहांगीर गुस्से में हया को देखते हुए कहता है। हया जहांगीर की बात पर खामोश हो जाती है और सामने खड़े हुए अब्दुल खालिद को इसकी बात पर आग लग जाती है। नामाकूल लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? अब्दुल खालिद गुस्से में दौड़ते हुए कहते हैं। हिम्मत की बात मत करें मुझसे अंकल, हिम्मत बहुत है मुझ में, इतनी कि आपसे बुलंद आवाज़ में चीख सकती हूँ मैं। बेहतर होगा आहिस्ता बात करें मुझसे। हया की बात पर जहांगीर गुस्से में हया को देखता है और इसे बाजू से पकड़कर 2 कदम दूर खड़ा करता है। हया बदतमीज़ी मत करो इनसे, जहांगीर गुस्से में बोलता है। मुझ पर गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। इनका लहजा देखा है आपने, कितनी बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं मुझसे। हया भी जहांगीर को जवाबन गुस्से में देखते हुए कहती है और अपना हाथ इसके हाथों से निकलवाती है। और हाँ अंकल, आपने मुझसे पूछा ना कि मैंने आपके बेटे को थप्पड़ मारा था कि नहीं, तो हाँ मैंने ही मारा था। अगर ये मुझे दोबारा हाथ लगाएगा तो मैं इसे थप्पड़ नहीं मारूंगी, सीधा इसका सर फाड़ूंगी। ओके अंकल, आपसे मिलकर खुशी हुई, खाना खा कर जाइएगा। हया हंसते हुए कहकर जा रही थी कि अब्दुल खालिद की बात पर इसके कदम
आलम रुक गए। जहांगीर, इसके मुंह पर मेरे सामने थप्पड़ मारो। जहांगीर भी इनकी बात पर चौंकती हुई नज़रों से इन्हें देखने लग जाता है। हया अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए मुड़ती है और गुस्से में अब्दुल खालिद को देखने लग जाती है। जहांगीर भी हया का मुंह देखता है और फिर अब्दुल खालिद का, जो गुस्से में हया को घूर रहे थे। जहांगीर भी अब्दुल खालिद की बात पर फ़ौरन हया की तरफ देखता है और फिर इसके हाथों की मुट्ठियां देखकर वो एक लंबी गहरी सांस लेता है। जहांगीर, सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें मैंने तुमसे क्या कहा है? अब्दुल खालिद अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहते हैं, अंकल, मैं हया की तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ इसे माफ़ कर दें, इसकी पहली गलती समझकर। जहांगीर एक कदम अब्दुल खालिद की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरी मानने से इनकार कर रहे हो? अब्दुल खालिद जहांगीर को गुस्से में घूरते हुए पूछता है। ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी कभी नहीं टाल सकता, पर यह बात मानने की नहीं है। मैं आपके कहने पर अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता। जहांगीर हया की आंखों में गुस्सा देखते हुए हया के सामने जा खड़ा हुआ अब्दुल खालिद की तरफ देखते हुए नरमी से कहता है। हया इसकी बात पर सर उठाकर इसकी तरफ देखती है। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मेरे सामने खड़े हो रहे हो? अब्दुल खालिद जहांगीर के सीने पर उंगली मारते हुए कहता है। जहांगीर इसकी बात पर अब अपने हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है। बोलो, क्या ये 2 टके की बिकाऊ लड़की तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है? मेरी बीवी 2 टके की नहीं है। आप इसके लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करें अंकल, रिक्वेस्ट है आपसे। जहांगीर अपने हाथों को और मजबूती से मुट्ठियां बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अब्दुल खालिद की आंखों में देखते हुए कहता है। हया इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वो बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगी। तुम बगावत करोगे मेरे साथ, वो भी इस लड़की के लिए? होश में हो? अब्दुल खालिद जहांगीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, मैं किसी के साथ बगावत नहीं कर रहा, बस जो इस वक्त मुझे ठीक लग रहा है मैं वो कह रहा हूँ। जहांगीर अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है। जहांगीर की बात पर मुस्कुराती हुई नज़रों से इसको देखती है। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगा वो तुमने किया। अब जो मुझे ठीक लगेगा वो मैं तुम्हारे साथ करूँगा। अब्दुल खालिद जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहता है। जहांगीर इसकी बात पर नज़रें झुका लेता है और कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपके साथ बगावत करूं। मैं बगावत नहीं कर रहा और ना ही बात की नाकदरी कर रहा हूं। बस मैं किसी के कहने पर भी अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठा सकता, जबकि मैं जानता हूं कि गलती मेरी बीवी की नहीं है, किसी की। अब हम तुम्हारे लिए किसी बन गए हैं। बहुत खूब जहांगीर आलम, जिस इंसान ने तुम्हें बनाया, ये मुकाम, ये इज़्ज़त दी, इस काबिल बनाया कि तुम्हारे नाम से एक पूरा मुल्क डरता है, तुम इसी को किसी में शामिल कर रहे हो। बहुत आला। अब्दुल खालिद जहांगीर की तरफ देखते हुए तालियां बजाकर कहता है, अंकल। जहांगीर कह ही रहा था, अब्दुल खालिद बीच में बोल पड़ते हैं। ज़रूरत नहीं है जहांगीर कुछ भी कहने की, समझ गया। तुम्हारे लिए अब ये हमसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब संभाल कर रखना इसे, क्योंकि मेरी नज़र में ये आ चुकी है। अब्दुल खालिद जहांगीर के पीछे खड़ी हुई हया को एक नज़र गुस्से से देखते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए हवेली से बाहर निकल गए। अब्दुल्ला भी इनके पीछे पीछे चल पड़ा, हया को घूरते हुए। हया भी एक नज़र इस पर डालती है और फिर इस पर से नज़रें हटा लेती है। जहांगीर इन्हें जाता देखकर गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरता है और एक गहरी सांस लेते हुए हया की तरफ मुड़ता है। तुम मुझे बहुत महंगी पड़ रही हो हया। जहांगीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्योंकि मैं सस्ती नहीं हूँ, बहुत महंगी हूँ। हया मुस्कुराते हुए जहांगीर की आंखों में देखते हुए बोलती है, हंसो मत मेरे सामने, तुम्हारे चक्कर में मुझे बगावत पड़नी पड़ गई है। जहांगीर अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहता है, अभी कहाँ, अभी तो बगावतें बाकी हैं। हया जहांगीर की तरफ देखते हुए ज़बरदस्ती की झूठी हंसी हंसते हुए कहती है, क्या मतलब है इस बात का? जहांगीर एक आईब्रो उठाते हुए बोला, मतलब बहुत जल्द समझ जाएंगे। अभी मुझे भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ। हया कहकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। जहांगीर भी एक लंबी गहरी सांस लेकर एक नज़र दरवाजे की तरफ देखता है और फिर खुद भी अपने ऑफिस की तरफ वापस चला जाता है। हया खाना खाने के बाद फ़ौरन ही जहांगीर के कमरे में चली जाती है और जहांगीर अपने ऑफिस में। हया कमरे में जाते ही कमरे को अंदर से लॉक लगा देती है और अपना दुपट्टा उतार कर सोफे पर रख देती है। अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए हया छोटे छोटे कदम उठाते जहांगीर के कमर की हर एक चीज़ का अच्छे से मुआयना करने लग जाती है। हया के चेहरे पर मुस्कुराहट हुई थी, ऐसी हंसी जो किसी जीत के बाद इंसान को नसीब होती है। हया कुछ कदम चलती है और इसके कमरे के हर कोने में छोटे छोटे कदम उठाते वो बढ़ रही होती है। चलते चलते वो जहांगीर के मनपसंद फूलों के पास जा रुकती हैं। इन फूलों में से एक फूल निकाल के इनकी पत्तियों को एक एक करके तोड़ते अपने कदमों के नीचे फेंकती है, फिर इन पर कदम रख के वो आगे बढ़ जाती है। तो आज मैं आ गई तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी मौजूदगी में, तुम्हारी इजाज़त के साथ, हया कहते हुए खुलकर हंस पड़ती है।
हया मुसलसल चल ही रही होती है। चलते चलते वो बेड के साइड टेबल पर रखी हुई जहांगीर की तस्वीर के सामने जा रुकती है। तस्वीर में हाथ उठाए वो इसकी तरफ देखते हुए कहती है, जहांगीर आलम द इटालियन डेविल, आज तुमने मेरे लिए किसी से बगावत की, यानी इसका मतलब है। हया कुछ बोलने से पहले ठहर जाती है और जहांगीर की फ़ोटो को गौर से देखकर मुस्कुराकर कहती है कि मतलब मैं अपने पहले प्लान में कामयाब हुई। हया कहकर हंस पड़ती है। बगावत किससे की, वो कौन है, मैं नहीं जानती। मुझे बस इतना पता है कि वो शायद तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी इंसान है, और जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है मतलब वो सच में ज़रूरी है। तुम्हारी बर्बादी के लिए इन सब का तुमसे बगावत करना मेरे लिए ज़रूरी है। इंटरेस्टिंग, हया कहती हुई जहांगीर की फ़ोटो हाथ में पकड़े हुए खिड़की के पास जा बैठती है। पता है जहांगीर, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा था कि मैं कभी तुमसे जीत नहीं पाऊंगी, और लगा था कि तुम मेरे साथ जैसा सलूक करोगे मुझे खामोशी से इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, पर नहीं ना। हया कहते हुए एक बार फिर रुक जाती है। हया डरने वालों में से नहीं है जहांगीर। हया अपनी हार कभी नहीं भूलती, कभी भूल ही नहीं सकती। यहाँ अपने फ़र्ज़ के लिए आई थी, पर तुमने मेरा फ़र्ज़ मेरी ज़ाती मसला बना दिया है। हया कहते हुए खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ी हो जाती है और खिड़की पर रखे हुए आधे हाथ बाहर की तरफ लटकाते हुए कहती है। थोड़ा झुककर जहांगीर की फ़ोटो हवा में पकड़े हुए इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहती है, तुम्हें मुझसे मसला था, जो कुछ भी था मेरे साथ करना चाहिए था ना, मेरे अंकल के साथ क्यों किया। हया को नुकसान बर्दाश्त नहीं होता, और हार तो बिल्कुल भी नहीं होती। तुम्हें हरा कर तुम्हें सज़ा दिलवाने के बाद यहाँ से जाना चाहती हूँ। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ से हार कर जाऊँगी या जीत कर। हया कहते हुए एक पल के लिए अपना सर झुकाती है और फिर जहांगीर की फ़ोटो की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं तब तक ज़िंदा भी रहूँगी या नहीं, पर मुझे इतना पता है जहांगीर। हया कहते हुए एक पल को रुकती है, फिर आहिस्ता से कहती है, तुम्हें बर्बाद किए बगैर, अपनी बर्बादी की सज़ा दिए बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जो नुकसान तुमने मेरा किया है, जब तक इससे बढ़कर मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी, मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी। और तुम्हारा नुकसान कैसे करना है वो मुझे अच्छे से समझ आ गया है। हया कहते हुए हंस पड़ती है। तुमसे लड़ झगड़ कर मैं तुम्हें कभी भी नहीं हरा पाऊंगी। इस तरह तुम हर लिहाज से मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, पर एक तरीका है तुम्हें तोड़ने का, तुम्हें किरचियों में बदलने का। तो मिस्टर जहांगीर आलम द इटालियन डेविल, तुम्हें अपनी पहली हार मुबारक हो और मुझे अपनी जीत। हया कहते हुए अपने हाथ से जहांगीर की तस्वीर को छोड़ देती है। तस्वीर सीधा दूसरी मंजिल से नीचे जा गिरती है और इसका शीशा टुकड़ों में बिखर जाता है। हया इसको नीचे गिरता हुआ देखती है और गुस्से में कहती है, तुम्हें भी मैंने इस तरह टुकड़ों में ना बिखेरा जहांगीर, तो मेरा नाम भी हया नहीं। हया के चेहरे पर नफ़रत और इसके लिए गुस्से के तासुरात साफ दिखाई दे रहे थे। हया तस्वीर को गुस्से में घूर के एक नज़र देखती है और फिर वहाँ से लंबे लंबे डग भरती हुई जाते हुए अपना दुपट्टा उठाते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। जहांगीर लैपटॉप की स्क्रीन पर एक बार फिर नज़रें गाड़े हुए बैठा हुआ होता है। क्या ढूंढने के चक्रों में होता है पता नहीं, पर किस चीज़ को शिद्दत से ढूंढना चाहता है। हया कमरे से निकलकर सीधा किचन में जाती है और एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाने लग जाती है जहांगीर के लिए। कॉफ़ी बनाकर वो सीधा जहांगीर के ऑफिस के बाहर आ खड़ी होती हैं और एक गहरी सांस लिए वो दरवाजे को नॉक करती है। आ जाओ, जहांगीर अंदर से आवाज़ लगाता है। हया इसकी आवाज़ पर दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ती है। जहांगीर एक सरसरी सी नज़र उठाकर देखता है, पर हया को देखकर वो फिर अपनी नज़रें उठाए इसको और इसके हाथों में कॉफ़ी के कप को घूर कर देखता है और बेयकीनी से इसको देखकर ये क्या है का इशारा करता है। हया भी जवाबनी से इशारा करती है और कॉफ़ी का कप इसके पास टेबल पर जा रखती है। क्या है ये? जहांगीर लैपटॉप से दूर होकर सोफे पर अपनी पुष्टिकाय टांग पर टांग रखे हुए हया को देखकर पूछता है। कॉफ़ी है, हया मुख्तसर सा जवाब देती है। नज़र आ रहा है मुझे कि ये कॉफ़ी है, पर तुमने क्यों लाई इसे, और मैंने तो नहीं मंगवाई है कॉफ़ी। जहांगीर कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, हाँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आपके लिए और क्या लाऊं, तो मैंने सोचा आपको कॉफ़ी पसंद है तो वो बना देती हूँ। मैं आपके लिए थैंक यू के तौर पर, आपने मेरे लिए इनसे फ़ाइट की ना, इसलिए। हया मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, वो सब मैंने ख़ुद के लिए किया था, बस मोहरा तुम थी।
जहांगीर हया की तरफ देखते हुए अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए बोला। हया इसकी बात पर बड़ी बड़ी आंखें किए इसकी तरफ गौर से देखने लग जाती है। जहांगीर झूठ बोल रहा था, लेकिन ये बात सिर्फ जहांगीर ही जानता था। क्या मतलब? हया हैरानगी से पूछती है। मतलब ये कि माय डियर वाइफी, तुम्हें गलत फहमी हुई है कि मैंने तुम्हारे लिए फ़ाइट की है या तुम्हारे लिए कोई स्टैंड लिया था। जहांगीर कहता हुआ खड़ा हो गया और हया की तरफ बढ़ने लगा। हया बेयकीनी से इसकी शक्ल को देखने लग जाती है। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि हया तुम अब भी नहीं समझी। हया वाकई ही नहीं समझ पा रही थी। मैं कुछ नहीं समझ पा रही, हया लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछती है। बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम जो इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पा रही हो। जहांगीर कहता हुआ हया के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। आपने मुझे सीधे सीधे बात बतानी है तो बताएं, वरना मैं जा रही हूँ। हया गुस्से में कहती है। धमकी दे रही हो तुम मुझे? जहांगीर बात को घुमा कर कहीं और ही ले गया था। मतलब आप मुझे सीधा सीधा कुछ नहीं बताने वाले? ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। हया कहकर जैसे ही बाहर की तरफ जाने लगती है तो जहांगीर इसे कमर से पकड़कर सीधा दीवार से ले जाकर पिन कर देता है। जहांगीर, हया गुस्से में कहती है। मेरी जान नाराज़ हो गई है मुझसे क्या? जहांगीर मासूमाना अंदाज में प्यार से पूछता है। हया इसके लहजे पर गौर से इसकी तरफ देखती है। मैं आपकी जान नहीं हूँ, मुझे जान मत बोलें। हया अपना आप छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है। अभी नहीं हो तो क्या हुआ, एक दिन तुम भी बन जाओगी और मैं भी। जहांगीर कहता हुआ मज़ीद हया के करीब होता है। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा जब आप मेरी जान बनेंगे। हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए बोली। क्या तुम्हें यकीन है इस बात का? जहांगीर हया की आंखों में मुस्कुराते हुए देखकर बोला। हया पहले कुछ पल तो खामोश हो जाती है, लेकिन फिर जल्दी ही खुद को कंपोज किए बोल पड़ती है। हाँ, यकीन है मुझे इस बात का कि मैं आपसे मोहब्बत कभी नहीं करूँगी। हया जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर कहती है। और तुम्हें पता है हया, मुझे इस बात पर यकीन है कि तुम मुझसे मोहब्बत करोगी और बेपनाह करोगी। जहांगीर मुस्कुराते हुए जवाब देता है। जहांगीर की बात पर दोनों ही कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, अपनी अपनी सोचों में गुम। और खुद पर कितना है कि आप मुझसे मोहब्बत कभी नहीं करेंगे? हया जहांगीर की खामोशी आंखों में देखते हुए पूछती है। हया की बात पर जहांगीर इसे कोई जवाब नहीं देती। खुद को क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहीं मोहब्बत कर तो नहीं बैठे हैं आप मुझसे? हया मुस्कुराती हुई नज़रों से इसकी तरफ देखती है और इसके जवाब का इंतज़ार करती है। नहीं, जहांगीर इसकी बात का मुख्तसर सा जवाब देता है और हया से दूर हो जाता है। नहीं, हया जहांगीर की बात दोहराती है। क्या आपको यकीन है इस बात पर कि आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है? आपको देखकर मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि थोड़ी थोड़ी मोहब्बत की शुरुआत तो हो गई है। हया मज़े लेते हुए पूछती है। हुई तो नहीं है, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारे लिए ये कर देता हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए कह देता हूँ कि याद रखोगी तुम मिसेस हया जहांगीर, इस जहांगीर आलम को आप थोड़ी थोड़ी पसंद आने लग गई हैं। कहते हुए जहांगीर की आंखों में चमक थी। हया वो चमक देखकर, चेहरे पर इसकी मुस्कुराहट देखकर कंफ्यूज हो रही थी। आप मजाक कर रहे हैं या आप सच कह रहे हैं? हया अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जहांगीर से पूछ ही लेती है। तुम्हें क्या लगता है? जहांगीर जवाब देने के बजाय बदले में सवाल करता है। आप मेरे लगने को छोड़ें, सच क्या है वो बताएं। हया तेज़ आवाज़ में कहती है और फिर हल्की सी आवाज़ में खुद से कहती है, ताकि आगे क्या करना है मैं ये सोच सकूं। हया जहांगीर की तरफ ही मुसलसल देखे जा रही थी। सच जानना चाहती हो? जहांगीर कहते हुए एक बार फिर हया के करीब आता है और इसे दोबारा दीवार से पिन कर देता है और इसके राह फरार के सारे रास्ते बंद कर देता है। हया इसे इतना करीब महसूस करते हुए अपनी आंखों को नीचे झुका लेती है। जहांगीर हया के इतने करीब था कि इसकी सांसें आसानी से सुन सकता था और इसके दिल की तेज़ होती हुई धड़कनें जहांगीर महसूस कर रहा था और इसकी धड़कनों की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुरा रहा था। कभी हया की धड़कनें सुनते हुए तो कभी इसकी झुकी हुई पलकें देखते हुए वो मुस्कुरा रहा था। हया इसे नज़रें उठाकर देख भी नहीं पा रही थी, पर वो इसके चेहरे के एक एक नकूश को बड़े गौर से देखे जा रहा था। जानती हो हया, जब तुम मुझसे डरती नहीं हो तो तुम मुझे बड़ी बुरी लगती हो, लेकिन जब तुम ऐसे मेरे सामने शर्माते हुए नज़रें झुकाती हो तो मेरे दिल में एक अलग सी खुशी की लहर दौड़ जाती है। हया इसकी बात पर बामुश्किल अपनी सांसों को नॉर्मल किए इसकी आंखों में देखती है। क्या मतलब है आपकी इस बात का, और आप इतने करीब क्यों आ रहे हैं मेरे? दूर हो जाए मुझसे। हया जहांगीर के सीने पर हाथ रख के इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है। तुम्हें लगता है क्या?
हया कि तुम मुझे खुद से दूर कर सकती हो मेरी इजाज़त के बगैर। जहांगीर दूर होने के बजाय मज़ीद इसके करीब होकर पूछता है। जहांगीर इतना ज़्यादा करीब होता है कि इसके अल्फाजों की तपिश हया अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। देखिए मुझसे दूर हो जाएं, हया एक बार फिर ज़ोर से करती है इसे, लेकिन जहांगीर टस से मस नहीं हो रहा था। जितना हया इसे खुद से दूर कर रही थी वो इतना इसके करीब होता जा रहा था। जहांगीर मुझे छोड़ें, आपकी काफ़ी ठंडी हो रही है। हया बहाना बनाकर एक नाकाम सी कोशिश करती है। कॉफ़ी नहीं मेरी जान, फ़िलहाल तुम ठंडी पड़ रही हो। जहांगीर हया के हाथों को अपने कैद में लेते हुए कहता है। जहांगीर छोड़े मुझे, हया लड़खड़ाते हुए लहजे में कहती है। इतनी कोशिशें मत करो तुम, मुझे खुद से जितना दूर धकेलोगी मुझे अपने उतने ही करीब पाओगी। तो अब सोच लो, मुझे दूर करने की कोशिशों में खुद के करीब करना है या फिर। जहांगीर कहते हुए रुक जाता है। या फिर क्या? हया इसकी आंखों में देखते हुए इससे पूछती है। या फिर जहांगीर हमेशा ही अपनी बात दूरी छोड़ देता है सामने वाले इंसान को परेशान करने के लिए। या फिर क्या? बात मुकम्मल करें अपनी। हया इसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं। अब की बार वो भी नज़रें नहीं झुका रही थी। रहने दो, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। जहांगीर कहकर हया को अपनी कैद से आज़ाद करता है और इससे चंद कदम दूर होकर खड़ा हो जाता है। कुछ होगा तो ही कहेंगे ना, जब कुछ है ही नहीं तो क्या बोलेंगे आप। हया टेढ़ी स्माइल करते हुए कहती है और कहकर कमरे से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर जहांगीर इसे बाहर जाने नहीं देता और इसे जाता देखकर जहांगीर हया को ज़ोर से अपनी तरफ खींचता है और इसे अपने सीने से जा लगाता है। जहांगीर हया इसकी इस हरकत पर गुस्सा करते हुए कहती है। तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? जहांगीर भी अब गुस्से में पूछता है। मैंने ऐसा कब कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? हया भी इसे गुस्से में जवाब देती है। जहांगीर छोड़े मुझे, आप मुझसे दूर होकर भी तो बात कर सकते हैं, क्यों बात बात पर आप मेरे करीब आ जाते हैं? क्यों नहीं आ सकता हूँ क्या मैं? जहांगीर हया का चेहरा ठोड़ी से पकड़कर अपनी तरफ मतवज्जो करते हुए बोला। अपनी बीवी के करीब आना कोई पाबंदी है क्या? जवाब दो मुझे। जहांगीर गुस्से में हया को देखते हुए कहता है। मेरे पास आपके इस फजूल सवाल का कोई जवाब नहीं है। हया कहते हुए जहांगीर का हाथ झटकते हुए इससे दूर हो जाती है। जहांगीर अपने हाथ को गुस्से में देखता है जो हया ने झटका था। बात बात पर बीवी भी करते रहते हैं, पर मेरी बीवी से तमीज़ और इज्जत से बात करनी तो आती नहीं है। हया कहते हुए टेबल की तरफ जाती है और कॉफ़ी का कप उठाने लगती है। तब इसकी नज़र लैपटॉप की स्क्रीन पर पड़ती है जिस पर किसी के बैंक अकाउंट की डिटेल्स खोली हुई थी। डिटेल्स किसकी हैं? हया इस पर नाम देखने की कोशिश कर रही होती है कि जहांगीर हया को बाजों से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। हया के हाथ में जो कॉफ़ी का कप था वो सीधा ज़मीन पर जाकर गिरता है और टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। कॉफ़ी भी गिरकर काफ़ी जगह फैल चुकी थी। हया खुद भी ज़ोर से जाकर सीधा जहांगीर के सीने से लगती है। जहांगीर की ठोड़ी हया के माथे पर ज़ोर से लगती है, जिससे दर्द में जहांगीर के सीने पर ही अपना सर रख लेती है। हया अपना सर मसलते हुए गुस्से में आंखों में नमी के साथ जहांगीर को घूरती है। ये क्या बदतमीज़ी है जहांगीर? हया अपना सर मसलते हुए कहती है। बदतमीज़ी करने पर तुम मुझे मजबूर करती हो। हया ज़ुबान को काबू में रखा करो, अपनी नहीं करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे साथ कोई बदतमीज़ी। जहांगीर हया के सर को देखते हुए बोला। तो आप बातें ही ऐसी करते हैं जिसका जवाब मेरे पास ऐसा होता है। ना ही मुझे कुछ ऐसा कहा करें और ना ही फिर मुझसे ऐसा कुछ किया करें। आप भी तो अपनी ज़ुबान काबू में रख सकते हैं ना। तुम मुझे कह रही हो कि मैं अपनी ज़ुबान को काबू में रखूं, पर तुम ये काम नहीं कर सकती हो। जहांगीर गुस्से में कहता है। एक गुस्से में बात करता है, दूसरा इससे बढ़कर इस पर गुस्सा करता है। दोनों में ही सब्र और तमीज़ की कोई चीज़ नहीं थी। दोनों को अपना आप ठीक और दूसरा इंसान गलत लगता है। अच्छा बस ठीक है, जाने दें, मुझे नहीं कह रही मैं कुछ भी आपसे। हया जहांगीर के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। ये कोशिशें ज़बरदस्तियाँ मेरे साथ मत करो हया, मैंने पहले भी तुमसे कहा है जितना तुम मुझसे खुद दूर धकेलोगी मैं उतना ही तुम्हारे नज़दीक आऊँगा। जहांगीर हया की कमर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए गुस्से में देखते हुए बोला। जहांगीर प्लीज़ मुझे छोड़ दें, जाने दें मुझे। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं आइंदा आपके लिए कॉफ़ी बना कर ले आई। जहांगीर की मजबूत गिरफ्त से हया की कमर में दर्द होने लग गया था। ठीक है, पहले माफ़ी मांगो, फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा। जहांगीर का लहजा काफ़ी हद तक बदल गया था। किस चीज़ की माफ़ी मांगूँ मैं आपसे?
दर्द आप मुझे दे रहे हैं और माफ़ी मांगने का भी मुझे ही कह रहे हैं। हया जहांगीर के चेहरे के बदलते तासरात को देखते हुए कहती है, ये आदमी पागल है क्या? पल में कुछ बन जाता है, पल में कुछ। और अभी तो इतना गुस्सा कर रहा था और अब इसके चेहरे से गुस्सा गायब हो गया है। हया इसकी शक्ल देखते हुए सोच में पड़ जाती हैं। आप पागल हैं क्या? हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए इससे पूछ ही लेती हैं। आप पल में कुछ बन जाते हैं और पल में कुछ और। क्या है ये सब? हया की समझ से बाहर का इंसान था ये, जिसे समझने की लाख कोशिशें कर रही थी, लेकिन हया इसके एक भी रूप को समझ नहीं पा रही थी। मुझे समझना चाहती हो? जहांगीर हया की कंफ्यूज आंखों में देखते हुए सवाल करता है। हया जवाबन कुछ नहीं चाहती, बस इसकी तरफ देखती जा रही थी। मुझे समझना है, मैं यहाँ ना होता कोई भी मुझे समझने की ताकत नहीं रखता है, जहांगीर फखरिया अंदाज में कहता है। पर मैं ये ताकत तुम्हें दे सकता हूँ हया, जहांगीर कहते हुए हया को नज़दीक करता है। इसके कान से बालों को हटाते हुए सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है, मुझे समझने का एक ही तरीका है और वो तरीका तुम्हें मुझ में उतरने के बाद मिलेगा। मुझ में डूब जाने की हिम्मत करो, तुम्हें मैं ना समझ आया तो कहना। कहते हुए जहांगीर हया के कान से दूर हो जाता है और अब इसकी नज़रें हया के होंठों पर जा ठहरी थी। हया इसकी नज़रें अपने होंठों पर महसूस करते हुए इससे दूर हो जाने की एक छोटी सी नाकाम कोशिश दोबारा करती है। जहांगीर हया लड़खड़ाते हुए लहजे में सिर्फ उसका नाम ही ले पाती है और इसका इरादा जानकर खुद को इससे इसी पल दूर करना चाहती थी, पर जहांगीर इसे दूर होने ही नहीं दे रहा था। वो मुसलसल इसके दूर जाने पर इसे और खुद के नज़दीक कर देता है। जहांगीर छोड़ें, हया लड़खड़ाते हुए लहजे में कह ही रही थी कि जहांगीर झुककर इसके होंठों पर एक हल्की सी शरारत कर चुका था। हया अपने होंठों पर इसके होंठ महसूस करते हुए कांप उठी थी। वो इसके सीने पर जोर दे से दूर कर रही थी, पर जहांगीर इसे दूर जाने ही नहीं दे रहा था। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। जहांगीर दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर हया को उससे दूर करता है। हया जहांगीर से दूर जाकर खड़ी होती है और अपनी अथल पथल हुई सांसों पर काबू पाने की कोशिश करती है। जहांगीर हया को छोड़ने के बाद दरवाजे पर जाता है और जैसे ही दरवाजे को खोलता है, सामने शुएब खड़ा होता है, जख्मी हुए चेहरे के साथ। काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से जिस्मानी चोटें तो दिखाई नहीं दे रही थी, पर चेहरे की चोट साफ दिखाई दे रही थी। जहांगीर दरवाज़ा खोलते ही कुछ तल्ख बोलने वाला था, पर वो शुएब का चेहरा देखकर कुछ तल्ख कहने से रुक जाता है। शुएब जहांगीर की तरफ देखता है और नज़रें झुकाते हुए कहता है, भाई वो हमने इन लोगों को पकड़ लिया है, इन्हें नीचे गोडाउन में रखा हुआ है, क्या करना है इनके साथ? शुएब एक हाथ से अपना दूसरा हाथ पकड़े हुए कह रहा था। जहांगीर शुएब हालत को बड़े गौर से देख रहा था। इनके साथ जो करना है वो मैं कर लूँगा, तुम अपनी चोटों का कुछ करो। डेविल के आदमी कमज़ोर अच्छे नहीं लगते हैं, जानते हो ना? जहांगीर डेविल वाले गुस्से और जानलेवा अंदाज में शुएब को देखते हुए कहता है। जी भाई। शुएब इसकी बात का मुख्तसर सा जवाब देता है, ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जहांगीर की बात शुएब फ़ौरन से वापस चला जाता है। शुएब के जाते ही जहांगीर दोबारा कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेता है और हया की तरफ मुड़ता है। हया इसे अपनी तरफ आता देखकर वो जल्दी से भागकर जहांगीर की कुर्सी के पीछे जा खड़ी होती हैं और इसके टेबल पर पड़ा हुआ बोर्ड हाथ में उठा लेती हैं। ये क्या कर रही हो? चलो वापस आओ, जो मेरा काम अधूरा रह गया था पहले मैं इसे मुकम्मल करूँ, फिर दूसरा काम करने जाऊँगा। जहांगीर हया को हाथ से अपनी तरफ आते का इशारा करते हुए बुलाता है और इसकी तरफ छोटे छोटे कदम उठाकर बढ़ता है। मेरे करीब मत आइएगा, मैं बता रही हूँ, मैं ये पोट आपके सर में दे मारूंगी, सारी शैतानगिरी यहीं पर निकल जाएगी आपकी। हया हाथ में एक पोट पकड़े हुए गुस्से में कहती है, पर जहांगीर इसकी बात को इग्नोर करता हुआ इसकी तरफ बढ़ता है। शैतानगिरी तो मैंने अभी तुम्हारे साथ की ही नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं अभी भी जहांगीर बना हुआ हूँ, जो मैं किसी और के लिए नहीं हूँ। अगर तुम्हारे लिए भी मैं शैतान बन जाऊँगा तो तुम भी मुझे एक दिन बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए अभी भी शराफत से कह रहा हूँ, इधर मेरे पास आओ। जहांगीर हया की तरफ बढ़ता है, जो हया जल्दी से दूसरी तरफ चली जाती है। मैं नहीं आऊँगी, और मैं क्यों आऊँ आपके पास? एक काम करें, आप भाड़ में चले जाएं। हया कहते हुए दरवाजे के पास पहुँच गई थी और इसे खोलने की कोशिश करती है। वो खोल पाती है इससे पहले कि जहांगीर को अपनी बाहों में कैद कर चुका था।
और मैंने भी तुम्हें बताया था हया कि मेरा भाड़ यही है, मैं भी यहीं रहूँगा, तुम मेरे साथ यहीं रहोगी, हमेशा हमेशा के लिए, समझी तुम। जहांगीर हया को मजबूती से अपनी कैद में डाले हुए खड़ा था, हया के कंधे पर सर रखे हुए था। जहांगीर कुछ कर पाता हया के साथ। इससे पहले एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार दरवाजे पर फिनिश खड़ी हुई थी। जहांगीर जैसे ही हया को छोड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ता है इसे खोलने के लिए, हया भी जल्दी से बाहर निकल जाती है और भागते हुए अपने पहले वाले कमरे में जाकर दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। फिनिश हया को ऐसे देखकर हैरान हो गई थी, जबकि जहांगीर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट सज गई थी। लेकिन जैसे ही फिनिश जहांगीर की तरफ देखती है, जहांगीर के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी और चेहरे पर संजीदगी छा गई थी। क्या हुआ? जहांगीर डेविल के रूप में वापस आ गया था। चेहरे पर गुस्सा, आंखों में वहशत साफ दिखाई देने लग गई थी। फिनिश पहले तो इसकी तरफ देखकर डर का घूंट हलक से नीचे उतारती है। डेविल, वो लोग नीचे काफ़ी शोर कर रहे हैं और हमारे आदमियों को भी ज़ख्मी कर रहा है। जहांगीर फिनिश की बात पर अपने ऑफिस में अपने टेबल के पास वापस जाता है, कुर्सी को लात मार कर दूर करता है, स्टार खोलकर इसमें से अपनी गन निकालकर अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए कमरे से निकल जाता है और नीचे की जानिब बढ़ने लगता है। डेविल के आगे आगे और विनीश इसके पीछे पीछे लंबे लंबे ढक भरती हुई भाग रही थी। तकरीबन डेविल जैसे ही गोडाउन में पहुंचता है, सामने दिखाई देते हुए पहले शख्स को ही गोली मार देता है। गोली की आवाज़ पर सब अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। जहांगीर के कुछ आदमी दरवाजे पर खड़े होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को नज़र नहीं आता कि गोली किसने चलाई है। जहांगीर के आदमी जैसे ही जहांगीर के सामने से हटते हैं तो सामने खड़े लोग जो इसे मारने आए थे, आधे जख्मी, हाथ में डेविल को देखकर डर जाते हैं और डर के मारे अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ने लगते हैं। जहांगीर इनकी तरफ देखते हुए एक एक कदम इनकी तरफ बढ़ाता है, अपने हाथ में पकड़ी हुई गन अपनी टांग पर मारते हुए गोडाउन के अंदर बढ़ता है। जैसे ही डेविल अंदर आता है, इसके आदमी बाहर से दरवाजे को बंद कर देते हैं। विनिशी अंदर मौजूद थी। डेविल को देखकर सबने डर के मारे एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया था। जहांगीर अपनी गन अपने एक आदमी को पकड़ाते हुए इन लड़कों के सामने एक कुर्सी पर जा बैठता है और एक एक करके इन लड़कों की तरफ गौर से देखता है और अपने हाथों को मसलते हुए कहता है, मैं एक बार ही पूछूंगा कि किसके कहने पर मुझ पर हमला किया था? तुम लोगों ने। वो सब लोग तो इटालियन होते हैं, इसलिए जहांगीर इटालियन में इनसे पूछता है। जहांगीर की नज़रें अपने हाथों पर ही टिकी हुई थी। डेविल की बात मुकम्मल होने पर वो लोग एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, पर डेविल को कोई जवाब नहीं देता है। जहांगीर को अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिलता। वो एक गहरी सांस लेते हुए कुर्सी से खड़ा होता है और इन लड़कों की तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है। सब लोग इसके डर से पीछे की तरफ कदम उठाने लगते हैं और एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। जहांगीर इन लड़कों के दरमियान में से चलता हुआ एक लड़के के सामने जा खड़ा होता है। ये लड़का वही था जिसने इन पर कोई गोली चलाई थी। वो वहाँ डेविल को देखकर डरा नहीं था, बल्कि बराबर इसकी आंखों में गुस्से से देखे जा रहा था। ये लड़का इटालियन नहीं था। अगर इटालियन होता तो वो डेविल को इसके कहर से बहुत अच्छे से वाकिफ होता। ये लड़का चाइना से था, चाइना का शॉप शूटर जिसे स्पेशली डेविल के लिए हायर किया गया था। जहांगीर अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले इसे बड़े गौर से देख रहा था और देखकर पलटकर अपने आदमियों को इसे अपने पास लाने का इशारा करता है। डेविल के आदमी इसके इशारे पर चाइना के शॉप शूटर को पकड़ने जाते हैं, लेकिन इनके पकड़ने से पहले ही वो लड़का डेविल के दो आदमियों की गर्दनें काट कर इन्हें मार चुका था, जो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो इनको मारकर कहका लगाकर बुलंद में हंसा। डेविल इसके हंसने की आवाज़ पर पलटता है, पहले इसको फिर अपने आदमियों को देखता है जो ज़मीन बोस हो चुके थे और इनकी गर्दन से रफ्तार से निकलता हुआ खून ज़मीन को सुर्ख रंग की चादर उड़ा रहा था। लड़का अब दौड़ता हुआ तेज़ी से डेविल की तरफ बढ़ रहा था। अपने हाथ में चाकू पकड़े हुए वो जहांगीर की तरफ भागता हुआ आ रहा था। वो डेविल को मारने ही वाला था। इससे पहले चाकू जहांगीर को लगता है। जहांगीर एक मुक्के पर वो सीधा सर के बल ज़मीन पर जा गिरा। इसके सर से खून निकलने लगा था। वो मरा नहीं था। इसके हाथ से चाकू गिरकर जहांगीर के कदमों के पास जा रुका था। जहांगीर उसी चाकू को हाथ में पकड़े हुए ज़मीन पर घुटनों के बल बैठता है और चाकू की नोक इस लड़के के सीने पर रखकर इससे एक बार फिर अपने सवाल का जवाब लेने लगता है। Who the badly fucker hire you to kill me? जहांगीर अपने अल्फाजों के साथ साथ चाकू की नोक पर भी जोर देते हुए पूछ रहा था। Do you really think that I am gonna tell you his name? लड़का कहता हुआ जहांगीर के सामने एक बार फिर जोर से हंस पड़ता है।
जहांगीर मजीद इससे कुछ नहीं पूछता और ना ही इसको मारता है। यू आर राइट, आई एम स्टूपिड, हु इज आस्किंग यू। जहांगीर कहते हुए खड़ा हो जाता है। वो लड़का भी लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। हा 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 हा, पीपल सेज यू आर अ डेविल, यू कैन किल पीपल लाइक दिस, नो वन हैज courage to kill you. But I said you are not a devil, you are a dog. You can just bite me, but you can't eat me, because I'm China's best sharpshooter. कहते हुए वो एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से कहका लगाकर हंस पड़ता है। फिनिश इसकी बात पर इसके सर पर गन तान लेती है, पर डेविल के इशारे से वो वापस गन पीछे कर लेती है और जाकर पीछे खड़ी हो जाती है। सो यू आर सेइंग आई एम नॉट अ डेविल। जहांगीर कुर्सी के पीछे जा खड़ा होता है और एक बार फिर इसकी बात दोहराते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर इससे सवाल करता है। सो आई हैव नो अदर ऑप्शन, आई थिंक आई नीड टू शो आई एम अ डेविल और अ डॉग। कहते हुए जहांगीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो लड़का जहांगीर को देखते हुए कंफ्यूज हो रहा था। इसके चेहरे से हंसी गुम हो गई थी लेकिन गायब नहीं हुई थी। डेविल बिनिश को इशारा करता है। इसके इशारे पर बिनिश लड़कों को क्रॉस करते हुए एक दीवार के पास जाती है और सामने एक वाइट कलर की दीवार के साथ लगे एक बटन को दबाती है। जैसे ही वो बटन प्रेस करती है, सफ़ेद रंग की दीवार शीशे में कन्वर्ट हो जाती है और दीवार के दूसरी तरफ बैठे हुए इंसान को देखकर इस लड़के के चेहरे से हंसी गायब होकर डर कर अपनी जगह ले लेती है। जहांगीर इसके चेहरे की तरफ टिकटिकी बांधकर इसे देखे जा रहा था। लड़की शीशे के इस पार देखकर ज़ोर ज़ोर से चीख मारते हुए रो रही थी। वो लड़का भी इसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर जहांगीर के दूसरे गार्ड इसे पकड़कर वापस ज़मीन पर बिठा देते हैं। जहांगीर भी इसके सामने कुर्सी पर बैठ जाता है और मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बड़ी गौर से देख रहा होता है। डेविल प्लीज़ प्लीज़। लड़का अब गिड़गिड़ाने लग जाता है और डेविल मुस्कुरा कर इसकी तरफ देख रहा था। Didn't you tell that I am not a devil, I am a dog who can just bite, you can't eat you. But no bro, I am devil of my world where I can bite or I can eat people like you very easily. जहांगीर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। अब की बार वो कहका लगाकर हंस रहा था। I am sorry devil, I am really sorry. You can not her. She is 6 months pregnant. Don't hurt her. लड़का कहता कहता रोते हुए डेविल के पैरों पर अपने सर टिकाए इससे गुजारिश करता है, पर वो डेविल ही क्या जिसको इंसान पर रहम आ जाए। सो व्हाट इफ शी इज़ प्रेग्नेंट और व्हाट कैन आई डू फॉर हर, शी नीड्स टू पे फॉर यू। डेविल सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई जैसे इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है इस दुनिया में किसी से भी। हया भी कमरे में जाकर अपने आप को अंदर से बंद कर लेती हैं और जाकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं और अपने आप को देखने लग जाती हैं। अपना आप आईने में देखते हुए इसके जहन में वही किस वाले मंजर चल रहे होते हैं। अल्लाह जी, मैं क्या करने गई थी और मेरे साथ क्या हो गया? मेरी लाइफ का पहला किस था ये, मैंने इसे किस नहीं करना था। हया कहते हुए वही ज़मीन पर बैठ जाती है। बदतमीज़ इंसान, इसके साथ एक कमरे में रहना मेरे लिए नुकसान है। मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगी इस इंसान से? हया अपने बालों में हाथ चलाते हुए कहती है और फिर वही ज़मीन पर लेटकर छत पर अपनी नज़रें टिकाए इसे घूरने लग जाती है और फिर अपने ख्यालों में खो जाती है। हया के जहन में जहांगीर ही चल रहा था। जिस कदर आज वो इसके करीब था। हया छत से टिकटिकी बांधे हुए मुसलसल इसे देखे जा रही थी। फिर अचानक से अपनी आंखें बंद करके उठकर बैठ जाती हैं और अपने सर पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, हया ये क्या सोच रही है, पागल हो गई है क्या? हया एक ज़ोरदार थप्पड़ अपने सर पर मारती है और फिर उठकर छोटे छोटे कदम उठाते खिड़की के पास जाकर खड़ी होती है। खिड़की खोलकर अपने दोनों हाथ खिड़की पर रखे हुए एक ताज़ा हवा की एक गहरी लहर सांस अपने अंदर खींचती है। कुछ पलों को अपनी आंखें भी बंद कर लेती है, लेकिन कुछ आवाज़ों पर अपनी आंखें खोल लेती है। या खिड़की से बाहर झांक कर देखती है तो आज वहाँ कोई भी नहीं था। ट्रेनिंग करने वाला बंदों में से आज वहाँ कोई भी नहीं था। या सोच में पड़ जाती है। इसे इग्नोर करते हुए या खिड़की को बंद करने लगती है तो इसके कानों में किसी औरत के रोने की आवाज़ पड़ती है। या इस बार अच्छे से गौर करती है और फिर खिड़की से बाहर झांक कर देखने लग जाती है। हवेली में तो मेरे और बिनिश के अलावा और कोई लड़की नहीं है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हया जल्दी से आवाज़ों पर गौर करने लग जाती है। बिना
खिड़की को बंद किए वहाँ से बाहर निकल जाती हैं। हया रोने की आवाज़ों पर और करते हुए हवेली में बने हुए गोडाउन में जा पहुँचती हैं। दरवाज़ों के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे जो अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनकर मज़े ले रहे थे। क्या हो रहा है यहाँ? हया ज़ोर से पूछती है तो सब इसको देखकर जल्दी से अपनी नज़रें झुका देती हैं, पर हया को कोई जवाब नहीं देता। मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ? रोने की आवाज़ें अंदर से आ रही हैं क्या? हया दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहती है। जवाब क्यों नहीं दे रहे? हया चीखते हुए कहती है। हटो आगे से। हया कहते हुए कदम आगे की तरफ बढ़ाती है तो एक लड़का जल्दी से हया के सामने सर झुकाए हुए डरे हुए लहजे में कहता है, आप अंदर नहीं जा सकती, डेविल ने मना किया है। मैंने कहा हटो आगे से। हया दो टोक लहजे में कहती है, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, डेविल हम पर गुस्सा करेंगे। मैंने कहा हटो आगे से वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हया गुस्से में दहाड़ते हुए कहती है तो मजबूरन वो सब लोग हया के आगे से हट जाते हैं और इसे अंदर जाने का रास्ता दे देते हैं। हया लंबे लंबे ढक भरती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही दरवाजे को खोलती है तो सामने कुर्सी पर बैठे हुए जहांगीर और इसके कदमों में बैठे हुए लड़कों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। जहांगीर ने इस लड़के की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था जो रोते हुए अपनी जान बख्शने की इससे भीख मांग रहा था। जहांगीर जैसे इसकी गर्दन पर चाकू फेरने ही वाला था कि हया की आवाज़ पर इसके हाथ रुक जाते हैं। जहांगीर रुक जाएं, हया ज़ोर से चीखते हुए कहती है। इसकी आवाज़ पर डेविल क्या, वहाँ मौजूद अंदर और बाहर हर बंदा रुक जाता है और तजस्सुस से इसकी तरफ देखने लगते हैं। वो लोग हया को देख रहे होते हैं। जहांगीर ज़मीन पर बैठे हुए लड़के की गर्दन से नज़रें उठाकर कमरे में मौजूद लोगों को गुस्से से एक नज़र देखता है जो हया को देख रहे होते हैं। डेविल के देखने से पहले ही सब अपनी नज़रें झुका लेते हैं। हया की नज़र जहांगीर से हटकर शीशे के इस पार खड़ी हुई बिनिश और इसके सामने खड़ी हुई प्रेग्नेंट लड़की पर पड़ती है जिसके सर पर बिनिश गन ताने हुए खड़ी थी। हया जहांगीर को छोड़कर बिनिश की तरफ मतवज्जो होती है। बिनिश, दिमाग ख़राब हो गया है, गन नीचे करो अपनी। हया गुस्से में दहाड़ते हुए कहती है, गन नीचे नहीं होगी। जहांगीर अभी भी इस लड़के की गर्दन में चाकू रखे हुए कहता है तो हया बिनिश से नज़रें हटाकर दोबारा जहांगीर की तरफ मतवज्जो होती है। वो इसकी तरफ बढ़ती है और इसके हाथ से चाकू खींच लेती है और इस लड़के को बाजू से पकड़कर खड़ा करती है जिसकी गर्दन से खून बहना शुरू हो गया था। जहांगीर उसी पोजीशन में बैठे हुए अपने खाली हाथों को देखता है जिसमें से हया चाकू छीन लिया था। हया वो चाकू कहीं दूर फेंक देती है। आप ये क्या कर रहे हैं? हया गुस्से में पूछती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहांगीर हया के सवाल का जवाब देने से पहले इसे बाजू से पकड़कर तल्ख नजरें इसके वजूद पर गाड़े हुए गुस्से में पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? जहांगीर, वो प्रेग्नेंट है। हया शीशे की दूसरी तरफ इशारा करते हुए लड़की से पूछती है। हया, अभी के अभी इसी पल वापस चली जाओ यहाँ से वरना आज की रात तुम्हारे लिए क़यामत बना दूंगा। जहांगीर खड़े होकर ज़ोरदार कुर्सी को लात मारते हुए हया की बाजुओं को अपनी गिरफ्त में मजबूती से पकड़ते हुए गुस्से में कहता है, मेरे काम में मुदाखलत मत करो और दफ़ा हो जाए यहाँ से। जहांगीर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहता है, पहले आप बिनिश से कहें कि उस लड़की को छोड़ दे, फिर मैं चली जाऊँगी यहाँ से। इससे पहले मैं भी कहीं नहीं जा रही। जो करना है वो कर लें आप। हया जहांगीर का हाथ अपने बाजू से झटकते हुए कहती है, ये नामुमकिन है क्योंकि आज वो लड़की मरेगी और हर हाल में मरेगी। जहांगीर कह ही रहा था कि हया बीच में बोल पड़ती है, जहांगीर, वो माँ बनने वाली है, इसके पेट में बच्चा है, आप ये क्या कर रहे हैं इसके साथ? हया इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहती है। हया, आप वापस अंदर जाओ। जहांगीर अब की बार चीख कर कहता है, मैं कहीं नहीं जा रही जहांगीर, पहले इस लड़की को छोड़ें फिर मैं चली जाऊंगी। लड़की शीशे की दूसरी तरफ खड़ी होकर अपने बच्चे की बचाने के लिए बिनिश के सामने गिड़गिड़ाते हुए कह रही थी। हया का दिल इसकी हालत देखकर फट रहा था पर बिनिश पर फिर भी इसके आंसू का कोई असर नहीं हो रहा था। बिनिश, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हया जहांगीर को क्रॉस करते हुए बिनिश की तरफ गुस्से में पड़ती है तो जहांगीर हया का बाजू पकड़कर इसे अपने सामने खड़ा करता है और हया के बाजू पर जोर देते हुए कहता है, हया, अपने कमरे में अभी और इसी वक्त वापस चली जाओ वरना इस लड़की की तो इसके बच्चे की जान जाने की जिम्मेदार तुम होगी। जहांगीर हया के बाजू पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहता है। जहांगीर की बात मुकम्मल होते ही हया इसे कुछ बोलने लगती है। वो बोल पाती इससे पहले वो शार्प शूटर हया के कदमों में सर झुकाए हुए रोते हुए लड़की की जान बचाने की भीख मांगता है। लड़के का चेहरा आंसू से तर हुआ पड़ा था और इसकी इस हरकत पर जहांगीर गुस्से में पागल हो रहा था। जहांगीर इसे हया के कदमों में देखकर इसे बालों से पकड़कर उठाता है और सीधा इसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है। शीशे के इस बार लड़की सहम उठती है और इससे कुछ
होने के ख्याल से वो डेविल के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए इसे छोड़ देने का कहती है, पर डेविल पर इसकी बात का कोई असर नहीं होता, इसके आंसुओं का कोई असर नहीं होता। जहांगीर हया का गुस्सा इस पर निकाल रहा था। हया कभी जहांगीर को तो कभी इस लड़की को देखती है। जहांगीर इस लड़के के मुंह में ही गुस्से में मुक्के बरसाने जा रहा था। हया को कुछ समझ नहीं आता इस सिचुएशन में वो क्या करे। हया यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ाते हुए देखती है। हया की नज़रें यहाँ वहाँ दौड़ रही होती हैं किसी चीज़ की तलाश में। हया को कुछ और नहीं मिलता तो इसकी नज़र जहांगीर की गन पर पड़ती है। जहांगीर की गन इसके आदमी के हाथों में पकड़े हुए देखती है तो जल्दी से इसकी तरफ लपकती है और गार्ड्स के हाथों से जहांगीर की गन खींच लेती है और ले जाकर जहांगीर के सन पर तान लेती है। जहांगीर अपने माथे पर गन महसूस करते हुए इसे मारना छोड़ देता है। हया की हरकत पर जहांगीर इसे छोड़ देता है। लड़का सीधा ज़मीन पर जा गिरता है और हया की तरफ मतवज्जो हो जाता है। कमरे में मौजूद हर शख्स फटी हुई आंखों से इसकी तरफ देखने लग जाता है। जहांगीर, आप इन्हें छोड़ दे वरना मैं आपको गोली मार दूंगी। हया बिना डरे हुए कहती है। वो जहांगीर को अपना डर नहीं दिखा रही थी, लेकिन इसे इस वक्त बहुत सा डर लग रहा था। किसी भी इंसान को मारने का तसव्वुर हया कर भी नहीं सकती थी। तुम मुझ पर गोली चलाओगी? जहांगीर हया की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है। हया बिना डरे हुए अपनी जगह पर कदम जमाए हुए वहीं खड़ी रहती है और जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। हाँ, चला दूंगी, आपने ही तो कहा था वक्त पड़ने पर मुझे अपनी जान देने से और किसी की जान लेने से नहीं डरना चाहिए। हया की गन का निशाना सीधा जहांगीर के दिल पर था। तो चलाओ फिर, जहांगीर कहता हुआ हया के सामने आ खड़ा होता है। हया बेयकीनी से इसकी डिटाई को देख रही थी जो खुद जान देने पर आ गया था, पर इनको छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। जहांगीर, मैं सच में आप पर गोली चला दूंगी। हया आज पुलिस वाली की तरह अपने दुश्मन पर निशाना बांधे हुए खड़ी थी। वो अभी इस वक्त जहांगीर को सब में मार डाल लेना चाहती थी, पर इसके हाथ, इसका ज़मीर इसे किसी की जान लेने की इजाज़त नहीं दे रहा था। तो चलाओ गोली, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी बहादुर हो। जहांगीर हया के सामने आ खड़ा होता है। हया पल के लिए अपनी नज़रें झुका लेती है, लेकिन फिर एटीट्यूड और डर के पार आंखें जहांगीर की आंखों में डाले देखते हुए कहती है, तो फिर ठीक है, आप अगर इसे छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हैं तो फिर जैसे आपकी मर्ज़ी। हया कहते हुए 2 कदम जहांगीर से दूर होती है और गन से निशाना इसके माथे पर बांधती है। जहांगीर बिना पलकें झपकाए हया को देखे जा रहा था। जहांगीर, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, बिनिश से कहें कि इसे जाने दें। इस आदमी की सज़ा आप उसके बच्चे को मत दें। हया अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहती है, माँ बाप के गुनाहों की सज़ा बच्चों को ही तो मिलती है। सुना नहीं है तुमने? माँ बाप का किया हुआ बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। जहांगीर भी अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है, लेकिन आप किसी को सज़ा देने वाले कौन होते हैं? आपके पास किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। कहते हुए हया गन का घोड़ा चढ़ाती है। जब कोई गलत मेरे साथ करेगा तो इसके साथ क्या करना चाहिए, इसका फैसला भी मैं करूँगा। जहांगीर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है। गन के ट्रिगर की आवाज़ पर बिनिश जल्दी से शीशे वाले कमरे से निकलकर बाहर आ खड़ी होती है। इसे लगा था कि हया सच पर जहांगीर में गोली चला देगी। हया, रिलैक्स, बिनिश हया की तरफ देखते हुए कहती है। हया, हम किसी को नहीं मार रहा, तुम रिलैक्स हो जाओ, गन हटाओ डेवलपर से। बिनिश डरे हुए लहजे में फिक्रमंदी के साथ कहती है। हया बिनिश को बाहर देखकर अपना पूरा फोकस इस पर रखे हुए इसकी बात सुन रही होती है। हया बिनिश से नज़रें हटाए हुए जहांगीर की तरफ देखने लगती है। जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर इसको देख रही होती है कि इतने में गोली चलने की आवाज़ आती है। हया डर कर जल्दी से अपनी आंखें झटकते बंद कर लेती है। हया जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो जहांगीर के खून के छींटे हया के चेहरे पर लगे हुए होते हैं। हया शौक नज़रों से जहांगीर के कंधे पर से निकलता हुआ खून देख रही होती है। गोली हया की गन से नहीं निकली थी। जहांगीर को गोली वही लड़की मारती है जिसके लिए हया जहांगीर से लड़ाई कर रही होती है। हया शॉक्ड हुई नज़रों से पीछे की जानिब देखती है, जहां लड़की एक हाथ में नकली पेट पकड़े हुए और दूसरे हाथ में गन पकड़े हुए निशाना जहांगीर पर बांधे हुए खड़ी थी। शार्प शूटर भी ज़मीन से उठकर इस लड़की की तरफ बढ़कर इसके साथ जा खड़ा होता है और दोनों हया और जहांगीर की तरफ देखते हुए हंस रहे होते हैं। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बिनिश भी गोली चलने की आवाज़ पर जैसे ही पीछे की तरफ पलटती है, शार्प शूटर की गर्लफ्रेंड बिनिश के सर पर ज़ोर से गन का पिछला हिस्सा दे मारती है, जिसकी वजह से बिनिश बेहोश हो जाती है। अब इनके निशाने पर हया थी और हया जहांगीर की शर्ट से बहता हुआ खून
तो कभी जहांगीर के चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। जहांगीर हया की आंखों में लड़की को हया पर निशाना बांधते हुए देखता है। अपने आप का ख्याल किए बगैर जहांगीर दोबारा घोड़ा चढ़ाने की आवाज़ पर जहांगीर हया की कमर पर हाथ रखते हुए मुड़ता है। हया को अपनी कैद में महफूज किए वो हया के हाथ से गन लेते हुए जहांगीर एक झटके के अंदर शार्प शूटर और इसकी गर्लफ्रेंड के सर के बीचों बीच निशाना बांधकर इन दोनों को ज़मीन बोस कर चुका था। सिर्फ इन्हीं को ही नहीं, इनके साथ इनके साथियों को भी एक ही झटके के अंदर मार चुका होता है। जहांगीर जैसे ही हया को अपने करीब खींचता है, हाथ जहांगीर का सर जहांगीर के सीने पर जा लगता है। जहांगीर का खून हया के चेहरे पर और लग जाता है। हया फटी हुई आंखों से इसको देख रही होती, इंसान को देखती है जो अपने दर्द को इग्नोर करते हुए अपने दुश्मनों को मिटा रहा था और हया की हिफाजत कर रहा था। जहांगीर इन लोगों को ज़मीन बोस करने के बाद कुछ पलों के लिए इनकी लाशों को देख रहा था। इनके जिस्म से जब तक इनकी रूह फना ना होगी, जहांगीर की नज़रें इन पर ही टिकी हुई थी और हया की नज़रें जहांगीर के कंधे पर, जिससे खून पानी की तरह बह रहा था। जहांगीर इन पर से नज़रें हटाए हुए हया की तरफ देखता है जो फटी हुई नज़रों से इसे देख रही थी। जहांगीर हया की तरफ देखते हुए इसे खुद से दूर करता है। हया दूर होते ही एक नज़र ज़मीन पर मरे हुए इन लोगों को देखती है। हया जैसे ही इनसे नज़रें हटाकर जहांगीर की तरफ देखती है, तब तक जहांगीर ज़मीन बोस हो चुका था। हया जहांगीर को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखकर खुद भी झटके से ज़मीन पर जा गिरती है। खड़े आदमियों की अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इनमें से एक आदमी भागता हुआ आता है और आकर शुएब को डेविल को गोली लगने के बारे में बताता है। शुएब दौड़ता हुआ गोडाउन में आता है और जहांगीर को ज़मीन पर बेहोश पड़ा देखकर घुटनों के बल बौखलाते हुए बैठता है और जहांगीर की नब्ज़ चेक करने लग जाता है। इसे चलते हुए महसूस करके वो बाहर खड़े हुए आदमियों को आवाज़ से लगाते हुए अंदर की तरफ बुलाता है। सब इसकी आवाज़ पर अंदर की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। शुएब इनमें से कुछ लोगों को गाड़ी निकालने का कहता है और कुछ को जहांगीर को उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल ले जाने का कहता है। हया वहीं ज़मीन पर उसी हालत में बैठी हुई होती है। जहांगीर को इसके आदमी वहाँ से लेकर जा चुके थे। शुएब भी इनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ जाता है। तब वो एक नज़र दूर बेहोश पड़ी बिनिश पर ज़मीन पर बैठी हुई हया को देखता है और हया देखते हुए गुस्से में और तल्ख लहजे के साथ कहता है, दुआ करना कि डेविल को कुछ ना हो। अगर इसे कुछ हुआ तो आपकी वजह से, तो याद रखना आप भी ज़िंदा नहीं बचोगी। शुएब लंबे लंबे ढक पड़ता वहाँ से बाहर चला जाता है। हया ज़मीन पर बैठी हुई अपने आसपास मरे हुए लोगों को देखकर डरे हुए गहरी गहरी सांस ले रही थी। हया का सबसे बड़ा डर इसकी आंखों के सामने जब किसी की जान जाती है। जहांगीर को इसकी वजह से गोली लगी, ये बात हया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पहले जहांगीर की वजह से इसने किसी की जान ली, आज वो जहांगीर की मौत की वजह बनने जा रही थी। हया डर के मारे रोते हुए अपने घुटनों में अपना सर छुपाए रो पड़ी थी। कुछ देर बाद बिनिश को भी होश आ जाता है। वो लड़खड़ाते हुए उठती है और सीधा हया के पास आती है। इसे उठाकर अपने साथ बाहर हॉल में लेके आती है। हया का डरा हुआ चेहरा देखकर बिनिश इसे पानी का गिलास ला कर देती है। हया जैसे इसके हाथ से पानी का गिलास पकड़ती है, इसकी नज़र बिनिश के माथे से निकलते हुए खून पर पड़ती है। बिनिश हया के पास सोफे से पुष्ट से टेक लगाए बैठ जाती है और अपना सर पकड़कर हया रोते हुए चेहरे के साथ बिनिश को देखती है और इसका हाथ पकड़कर इससे माफ़ी मांगने लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है। हया रोते हुए बिनिश का हाथ पकड़े हुए कहती है, कोई बात नहीं मिसेस डेविल, तुम हमसे माफ़ी मत मांगो, डोंट क्राई। बिनिश हाथ थपथपाते हुए कहती है, पर बिनिश मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि वो लड़की झूठ बोल रही है, मुझे लगा था कि वो सच में प्रेग्नेंट है। हया अपनी सफाई देते हुए कहती है, पर डेविल सर को पता था कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए इन्होंने मुझे इसे हर्ट करने को कहा था। अगर वो प्रेग्नेंट होती तो डेविल इनके साथ कभी ऐसा ना करते। वो लेडीज़ को हर्ट नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए। बिनिश को भी हया पर गुस्सा बहुत आ रहा था, पर वैसे कुछ कह नहीं सकती थी डेविल की वजह से। मिसेस डेविल, आपको मुझे सॉरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉरी डेविल को करना चाहिए, वो मुझसे ज़्यादा हर्ट हुए हैं। पर मैं इस वक्त मिसेस डेविल बनकर नहीं बल्कि हया बनकर तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। हया मासूमाना अंदाज में नजरें झुकाए शर्मिंदगी से कहती है। बिनिश इसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ महसूस कर रही थी। वो हया को मज़ीद कुछ नहीं कहती, बस हया का कंधा थपथपाते हुए वहाँ से बाहर चली जाती हैं और जाते जाते रुककर शुएब को कॉल लगाकर डेविल का पूछती हैं। शुएब इसे अस्पताल की डिटेल्स बताता है तो बिनिश जल्दी से अपनी गाड़ी में सवार होकर अस्पताल के लिए निकल पड़ती हैं। हया इसे जाता देखकर एक बार फिर शर्मिंदगी से वहीं सोफे पर जाकर बैठ जाती है। इसकी बिनिश को कहने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो भी साथ जाना चाहती है। पूरी रात गुजर चुकी थी। हया वहीं नीचे हाल में टहल रही थी। जहांगीर, बिनिश और शुएब में से एक के आने का इंतज़ार कर रही थी। रात से सुबह हो जाती है, अब भी इनमें से कोई नहीं आता। हया के पास किसी का नंबर भी नहीं होता जिसकी मदद से वो किसी को कॉल करके जहांगीर का हालत पूछ सके। जहांगीर वहीं पूरी रात हॉल में
भूतों की तरह टहल रही थी। इसकी कब सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंख लग जाती है इसे पता ही नहीं चलता। हया को अपने चेहरे पर किसी की उंगलियां महसूस होती हैं तो वो झटके से अपनी आंखें खोल कर देखती है और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है इसे अपने सामने जहांगीर के हाथ में प्लास्टर चढ़ाए हुए दिखाई देता है। हया झटके से खड़ी होती है और जहांगीर के हाथ को गौर से देखने लग जाती है। हया इसका हाथ पकड़कर इससे फिक्रमंदी से पूछती है, आप ठीक हैं? हया की नज़र जहांगीर के प्लास्टर पर होती हैं। मैं ठीक हूँ, जहांगीर मुख्तसर सा जवाब देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ने लग जाता है। हया अब इसके पीछे जाने लगती है पर शुएब को देखकर वो रुक जाती है जिसके हाथ में जहांगीर की दवाइयाँ थीं। हाँ, हया दवाइयाँ इससे लेने के लिए रुकती है। शुएब हया की तरफ आता है, पहले जहांगीर को इसके कमरे में जाता देखता है, फिर हया की तरफ देखते हुए तल्ख लहजे में कहता है, डेविल को पसंद नहीं है जब आपसे मैं बात करता हूँ। नफ़रत करता है वो इस बात से जब आपकी तरफ कोई देखता है या आपसे कोई बात करने की हिम्मत करता है, क्योंकि डेविल आपको हर्ट नहीं करना चाहता है और ना किसी और को इस चीज़ की इजाज़त देता है। हया टिमटिमाती हुई नज़रों से शुएब को देखता है और खामोशी से इसकी बात वो सुनती है। आप मुझे क्यों ये सब कह रहे हैं? हया इससे इसकी बात का मतलब पूछ ही लेती हैं, इसलिए क्योंकि आप इनके लिए काफ़ी अहमियत रखती हैं। आपका ज़िंदा सही सलामत यहाँ खड़े होना इस बात का सबूत है कि डेविल के लिए आप इम्पोर्टेंट हैं। आपकी दुआ पूरी हुई है जो इससे कुछ नहीं हुआ। अगर गलती से भी डेविल को कुछ हो जाता तो आप अपने किए की मुसीबतों को खुद दावत देते। अगर आइंदा वो आपकी वजह से इस तरह की किसी हालत से गुजरे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आपका पुलिस वाला होना भी आपको इसके कहर से नहीं बचा पाएगा। इसकी बगावतें करना छोड़ दें वरना अपनी मौत की जिम्मेदार आप खुद होंगी। शुएब हया की तरफ दवाइयों वाला पैकेट बढ़ाता है और हया भी इसे गहरी सांस लेते हुए पकड़ लेती है और ऊपर जहांगीर के कमरे की तरफ अपने हाथों को मसलते हुए बढ़ने लगती हैं। हया जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो सामने बेड पर लेटे हुए जहांगीर को देखकर आराम से दरवाजे को वापस बंद कर देती है और छोटे छोटे कदम उठाए इसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। बिना कोई आवाज़ किए दवाइयों वाला पैकेट साइड टेबल पर रखते हुए हया जहांगीर की तरफ देखती है जो अपना सीधा हाथ अपनी आंखों पर रखे हुए लेटा हुआ था। हया को लगता है कि वो सो रहा था, लेकिन जहांगीर सोया हुआ नहीं था, अभी जाग ही रहा था। हया जहांगीर के सर के नीचे मोटा तकिया देती है और इसे देखकर तकिया बदलने का सोचती है। हया लंबे लंबे कदम उठाते हुए बेड के दूसरी तरफ जाती है और ख़ुद भी बेड पर चढ़कर दूसरी तरफ वाला तकिया उठाकर जहांगीर के सर के नीचे से पहले वाला निकाल कर दूसरा रखने की कोशिश करती है। हया जैसे ही जहांगीर के सर से तकिया निकालने के लिए इसकी गर्दन में हाथ डालती है तो जहांगीर झटके से अपनी आंखें खोल लेता है और हया का अपने गर्दन पर देखते हुए उठकर बैठ जाता है। यहाँ क्या कर रही हो? जहांगीर बैठते हुए कहता है। वो मैं तकिया बदल रही थी, वो वाला ज़्यादा मोटा है। हया लड़खड़ाते हुए लहजे में शर्मिंदगी से नज़रें चुराते हुए कहती है। फ़िक्र हो रही है? जहांगीर हया का लटका हुआ चेहरा देखकर सवाल करता है। हया झटके से नज़रें उठाकर जहांगीर की आंखों में देखती है और नाम में सर हिला देती है। जब फ़िक्र नहीं है तो ये सब भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में पहली बार कोई मुझे चोट नहीं लगी है, अपना ख्याल रख सकता हूँ मैं। जहांगीर कहते हुए बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। पर मेरी वजह से तो पहली बार ही लगी है ना? हया जहांगीर को जाता देखकर धीमे लहजे में कहती है, पर जहांगीर इसकी बात सुन लेता है पर इसे महसूस करवाए बगैर वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगता है। वॉशरूम जाने से पहले वो ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खोलकर अपने लिए दूसरे कपड़े निकालने लगता है। हया इसकी हेल्प करने के लिए जाने लगती है तो जहांगीर की तल्ख नज़रें देखकर वापस बेड पर दहक कर बैठ जाती हैं। जहांगीर अपने कपड़े लिए सीधा वॉशरूम में जाता है। आराम आराम से अपना प्लास्टर उतारने की कोशिश करता है पर इस बार गोली इसे हड्डी पर लगी थी जिसकी वजह से वो अपना कंधा तक हिला नहीं पा रहा था। हया बेड से उठकर कमरे में अपने हाथ कमर पर बांधे हुए दरवाजे पर नज़रें जमाए हुए यहाँ वहाँ टहलने लगती है। जहांगीर के दर्द में कराह कर आवाज़ पर वो भागती हुई जाती है और बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल लेती है। जहांगीर शर्ट के बटन खोले हुए एक अपने बाजू से शर्ट निकालने की कोशिश करता है। हया इसकी बॉडी देखकर 2 पल के लिए तो वहीं दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। यहाँ क्या बदतमीज़ी है? अंदर नॉक करके नहीं आ सकती थी और अंदर आई ही क्यों हो? पता है ना कि मैं अंदर हूँ तो? जहांगीर गुस्से में कहता है। दर्द से इसका दिमाग ख़राब हो रहा था। हया इसकी बातों को इग्नोर करते हुए अंदर आती है और आकर जहांगीर के बिल्कुल सामने आ खड़ी होती है। आप मुझे बुला नहीं सकते थे क्या? इतना दर्द हो रहा है, मैं हेल्प कर देती आपकी। हया गुस्से वाली नज़र से जहांगीर को देखते हुए कहती है, ये भी आप ही की देन है मोहतरमा। पहले दर्द देती हो और फिर दर्द की दवा बनने के लिए आ जाती हो। ज़रूरत नहीं है मुझे तुम्हारी और तुम्हारी मदद की, चली जाओ यहाँ से। जहांगीर गुस्से से भरे हुए नज़रों से देखते हुए कहता है।
दर्द देने वालों को कभी कभी दर्द सहना भी चाहिए। हया नज़रें चुराते हुए कहती है तो जहांगीर बड़ी बड़ी आंखें इसे घूरने लग जाता है। अच्छा सुने ना, मैं मदद कर दूं? हया हिचकिचाते हुए पूछती है। नहीं, जहांगीर दो टोक लहजे में कहता है। करने देना, इंसिस्ट करती है। मैंने कहा ना हया ज़रूरत नहीं है, तो मैंने भी कहा ना मैं मदद करूंगी। हया भी अब दो टोक लहजे में जहांगीर की आंखों में आंखें डालकर कहती है। जहांगीर कुछ कहता है इससे पहले ही हया इसकी शर्ट से इसके बाजू निकालने की कोशिश करने लग जाती है। हया बहुत एहतियात से कर रही होती है, लेकिन फिर भी इसका हाथ जहांगीर के ज़ख्म पर लग जाता है। हया मासूम सी शक्ल बनाकर जहांगीर को देखती है और फिर आराम से पहले इसका सीधा बाजू शर्ट से निकालती है और फिर उल्टा। हाथ बड़ी मुश्किल से निकालती है, पर निकल जाता है। जहांगीर खामोशी से हया का चेहरा देखता रहता है। हया इसकी शर्ट उतार कर इसे ट्राउज़र की शर्ट पहना देती है, हाफ बाजू वाली। हया इसे शर्ट पहनाकर इसका प्लस्तर वापस बाजू पर चढ़ा देती है। प्लस्तर चढ़ाने के बाद हया मुस्कुराते हुए जहांगीर की तरफ देखती है और कहती है, हो गया। हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, और पैंट वो कौन बदलेगा? जहांगीर भी हया की आंखों में देखते हुए कहता है। हया इसकी बात पर नकली खांसी करने लग जाती है। मैं पानी पी कर आती हूँ। हया बहाना बनाकर वॉशरूम से बाहर भागने लगती है तो जल्दी से रुक जाती है और जहांगीर का ट्राउज़र उठाकर इसके हाथ में देती है। आप चेंज कर लें, मैं फिर आपका मुंह धुलवा दूंगी। हया कहकर जल्दी से बाहर भाग जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। हया अपने दिल पर हाथ रखकर बाहर अपनी सांसों को नॉर्मल कर रही थी और जहांगीर का इंतज़ार कर रही थी। हया इधर उधर टहलती हुई जहांगीर के बुलाने का इंतज़ार कर रही थी, पर वो इसे कोई जवाब ही नहीं देता। हया छोटे छोटे कदम उठाते हुए दरवाजे के पास जाती है और इसे नॉक करने लग जाती है। जब जहांगीर हया हिचकिचाते हुए इसे आवाज़ लगाती है, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। हया एक बार फिर इसे आवाज़ लगाती है, पर अब भी जहांगीर इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। हया के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो खुद ही दरवाजे को खोलकर अंदर चल जाती है तो जहांगीर खुद अपने एक हाथ से अपना मुंह धो रहा होता है। नहीं, बंदा किसी की आवाज़ लगाकर बुला सकता है ना, जब किसी ने आपको ऑलरेडी मदद की ऑफ़र की हुई है। हया दरवाजे पर खड़ी होकर अपने कमर पर हाथ बांधे हुए कहती है। जहांगीर साबुन लगी हुई आंखों को खोलकर हया को देखता है तो इसकी आंखों में साबुन चला जाता है, तो जहांगीर अपनी आंखों को ज़ोर ज़ोर से मसलने लग जाता है। हया इसकी तरफ देखते हुए जल्दी से इसकी तरफ जाती है और जहांगीर का चेहरा अपने हाथों से पकड़ते हुए इसकी आंखों में पानी डालकर इसे साफ़ करने लग जाती है। जहांगीर हया का हाथ पकड़ लेता है और छोटे बच्चों की तरह, जहांगीर मेरा हाथ तो छोड़ें, साफ़ करूँगी मैं आपका। हया प्यार से इसे देखते हुए कहती है। जहांगीर इसकी बात पर इसका हाथ छोड़ देता है और हया अच्छे से इसका मुंह साफ़ करती है, फिर इसे टॉवल से साफ़ करने लग जाती है। मुंह साफ़ करके हया जहांगीर के कपड़े बकेट में डालने लग जाती है और जहांगीर वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। जहांगीर बिना कुछ कहे सीधा बेड पर जा लेटता है। इसके कंधे में शदीद दर्द हो रहा था। वो किसी भी किस्म की ज़िद बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए खामोशी से जाकर लेट जाता है। हया भी इसके पीछे पीछे वॉशरूम से बाहर निकलती है तो जहांगीर को बेड पर ऐसे लेटा देखकर इसे बुरा लग रहा था। हया को बेहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो छोटे छोटे कदम उठाए इसके पास जाती है और जहांगीर के सराहने जा खड़ी होती है। जहांगीर सीधे हाथ की तरफ करवट लिए लेटे हुए था, इससे सीधा नहीं लेटा जाता है। हया अपने हाथों को मसलते हुए इसके पास जा बैठती है और प्यार से नज़र झुकाए इसको आवाज़ लगाती है। सुने। हया इसे आवाज़ लगाती है। जहांगीर कोट लिए वैसे ही इसकी बात का जवाब देता है। कहें। जहांगीर बिना करवट लिए इसकी बात का जवाब देता है। जो मुझे कुछ कहना था आपसे। हया अपनी आंखों को टिमटिमाए हुए और हाथों को मसलते हुए कहती है, कहो। जहांगीर मुख्तसर सा जवाब देती है। हया की सॉरी कहने की हिम्मत नहीं बढ़ रही थी। बोलो, क्या बोलना है? जहांगीर करवट लिए हुए ही आंखों का खोल कर पूछता है। सॉरी। हया अपनी आंखों को बंद किए कह ही देती है और कहकर पलट कर एक लंबी गहरी सांस लेती है और फिर दोबारा जहांगीर की तरफ मुड़ती है, जो उठने की कोशिश कर रहा होता है। हया इसे उठता देखकर इसकी कमर पर हाथ रख के इसे उठने में मदद करती है। जहांगीर इसे उठकर जैसे बैठता है, हया अपने हाथ इससे दूर करने लगती है, पर जहांगीर इसका हाथ पकड़कर इसे अपने पास बेड पर खींचता है। हया इसके खींचने पर इसके पास बेड पर जा बैठती है। हया की बाजू जहांगीर की बाजू पर लगती हैं, जहाँ इसे चोट लगी हुई थी। हया इसकी तरफ देखती है, जो अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचे अपना दर्द कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर इसे जाहिर नहीं करता है। हया इसकी शक्ल देखकर उसको रोना आ रहा था। वो किस तरह अपने दर्द खुद ही लड़ रहा था। खुद को मजबूत दिखाने के चक्कर में अपना दर्द बयान भी नहीं कर पा रहा था। हया बिना पलक झपकाए इसकी बहादुरी को देख रही थी। जहांगीर एक नज़र हया की आंखों में देखता है
फिर इसकी गोद में सर रख कर लेट जाता है। हया का दिल इसके ज़ोर ज़ोर धड़कने लग जाता है। जहांगीर इसकी धड़कनों को सुनता हुआ मुस्कुरा देता है और इसका हाथ पकड़कर अपने बालों में रख देता है। हया को जहांगीर की हालत देखकर खुद पर गुस्सा आ रहा था। हया इसे कुछ नहीं कहती, अपनी तेज़ हुई धड़कनों को नॉर्मल करते हुए इसके बालों में हाथ डालने लग जाती है। हया मुसलसल 20 मिनट तक इसके सर में हाथ चलाती है और जहांगीर नींद की गहरी वादियों में डूब जाता है। हया इसे सोता देखकर इसका सर आराम से तकिए पर रखती है और इसके बालों को माथे से हटाकर कुछ पल इसे देखती है और फिर कंफर्टर उड़ाकर खुद अपने कपड़े लिए फ्रेश होने चली जाती है। जैसे ही फ्रेश होकर वापस बाहर आती है, इसकी नज़र दोबारा खुद ब खुद फिक्रमंदी से जहांगीर पर जा ठहरती है, जो इसे देखकर एक सुकून भरी सांस लेती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी होती है और अपने बाल सुखाने लग जाती है। बालों को खुश्क किए सोफे से अपना दुपट्टा उठाए एक हाथ में कैचर पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं। अपने बालों को इकट्ठा किए एक धीमे से जूड़े में बांधकर वो सीधा किचन में जाती है। किचन में मौजूद नौकरों को बाहर भेज देती है और ख़ुद खाना बनाने लग जाती है। आज वो पाकिस्तानी खाना बनाने लगी थी, ख़ास जहांगीर के लिए सोरी के तौर पे। हया जहांगीर के लिए 3 घंटे लगाकर 3-4 डिशेस बनाती है और एक डिश मीठे की। वो सब ट्रे में सेट किए वो खाने जहांगीर के लिए खुद ही कमरे में लेकर जाती हैं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है, खाने की ट्रे को ज़मीन पर रखकर आराम से दरवाजे को खोलती है और फिर ट्रे उठाए अंदर की तरफ बढ़ती है, जहाँ जहांगीर अभी तक सुकून से सोया पड़ा था। हया इसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती है और खाना जाकर साइड टेबल पर रख जाती है। हया जहांगीर के पास जाती है और इसके सराहने जा खड़ी होती है। जहांगीर हया से लड़खड़ाते हुए लहजे में आवाज़ देती है और इसे उठाने की कोशिश करती है। जहांगीर इसकी आवाज़ पर नहीं उठता है। हया फिर यहाँ वहाँ देखने लग जाती है, पर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर जहांगीर के सोते हुए देखती है। पहले कुछ पल खामोशी से इसके चेहरे को देखती है, तो मुस्कुराती है और ख़ुद को जल्दी से कंपोज किए कहती है, जहांगीर उठ जाएं। हया प्यार से कहती है। आज हया का रवैया काफ़ी बदल चुका था जहांगीर के साथ। शायद कल रात इसकी गलती की वजह से, या फिर शायद हया के दिल में जहांगीर की जगह बन रही थी। हया की आवाज़ पर अब भी वो नहीं उठा था। उठ क्यों नहीं रहे हैं ये, कहीं बेहोश तो नहीं हो गए? हया फिक्रमंदी से ज़मीन से उठती है और इसके चेहरे पर से टच किए चेक कर रही होती है। हया इसकी चेक कर रही होती है कि जहांगीर इसका हाथ पकड़ लेता है। जहांगीर के हाथ पकड़ते ही हया को अपनी सांसें रुकते हुए महसूस होने लगती हैं। हया अपनी सांसों को रोककर जहांगीर की नींद से भरी हुई आंखों में देखती है और जहांगीर भी बराबर हया की आंखों में देखे जा रहा था। सांस ले लो, मर जाओगी वरना, जहांगीर धीमे लहजे में हया को देखते हुए कहता है। तुम्हें ऐसे देखती रही तो लगता है सच में मर जाऊंगी, हया इसकी आंखों में देखते हुए खुद से कहती है। ये क्या कर रही हो? जहांगीर हया का हाथ पकड़े हुए उठते हुए कहता है। हया फटी हुई आंखों से इसकी तरफ देख रही होती है, फिर जल्दी से खुद को कंपोज किए जहांगीर के हाथों में अपना हाथ देकर इसे छुड़वा लेती है और जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती है, वो मैं आपके लिए खाना बना कर लाई थी, आपने दवाएं भी खानी है ना? हया खाने की ट्रे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो जहांगीर भी टेढ़ी गर्दन करके खाने से भरी हुई ट्रे को देखता है। ये सब मेरे लिए, मैं तुम्हें क्या आदमखोर दिखाई देता हूँ? जहांगीर सख्त लहजे में हया से कहता है और कहकर बेड से नीचे उतरता है।